नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अच्छे ग्लोबल क्यूज की वजह से बाजार में तेजी। निफ्टी 17,100 के करीब। रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी और बजाज फाइनेंस ने भरा जोश। बैंक निफ्टी में भी 300 अंकों से ज्यादा की तेजी। मिड कैप इंडेक्स 100 अंकों से ऊपर। सीएलएसए के 2970 के टारगेट से जोश में रिलायंस शेयर करीब 3% उछला। सीएलएसए की रिपोर्ट से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में भी खरीदारी करीब 3% चढ़ाई। जीएल सरकारी बैंकों में आज अच्छी खरीदारी। बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक में सबसे ज्यादा तेजी। एनबीएफसीज और रियल्टी स्टॉक्स में भी रौनक। एसबीआई म्यूचुअल फंड के 47 लाख से ज्यादा शेयर खरीदने से एचडीएफसी एएमसी 3% उछला। रिन्यूएबल पावर पार्क के लिए ऑर्डर मिलने से स्टर्लिंग एंड विल्सन भी 7% ऊपर। और बेमौसम बरसात से तिलहन की फसलों को भारी नुकसान। पंजाब, मध्य प्रदेश, यूपी और महाराष्ट्र में किसान बेहाल। 66,000 हेक्टेयर में लगे फसल की नुकसान की आशंका। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और प्रकाशगबा.com के प्रकाश गबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे राय लेंगे बाजार पर, लेकिन पहले एक क्विक चेक ले लेते हैं कि अभी मार्केट में हो क्या रहा है। अब तक का कारोबार देखेंगे तो ग्लोबल संकेत बेहतर थे, उसकी तर्ज पर शुरुआत ठीक हुई। हम थोड़ा ऊपर नीचे के ट्रेड्स होते हुए देखे और अब एक तेजी बनती हुई दिखाई दी है पिछले कुछ मिनटों के दौरान। और अब 17,100 के ऊपर आकर भारतीय बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त आपको निफ्टी में देखने को मिल रही है। अगर आप निफ्टी बैंक और मिड कैप्स को देखेंगे तो वहां भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ एक्सटेंड होती हुई अब दिखाई दे रही है। तो बाजार में थोड़ी सी रिकवरी बनी है। निफ्टी बैंक भी दिन के निचले स्तरों से 350 अंक ऊपर है और अब 350 अंकों की तेजी दिखाई दे रही है। तो निफ्टी के मुकाबले एक आउट परफॉर्मेंस आपको बैंक निफ्टी दिखा दे रहा है। मिड कैप्स भी डेज हाई पर आ चुके हैं, 0.5% की बढ़त के साथ कर रहे हैं ट्रेड। फटाफट से संकेत देख लेते हैं और उसके बाद फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर। और अगर अभी का हाल आप देखेंगे तो एशियन मार्केट्स में भी हरे निशान में ही ट्रेडिंग हो रही है। सिर्फ एक निक्काई है जो कि लाल निशान में है, 1.5% नीचे। बाकी तमाम एशियन पैसिफिक मार्केट्स जो ऑप्टिमिज्म हमने वॉल स्ट्रीट पर देखा उसी की तर्ज पर यहाँ भी बढ़त के साथ ही ट्रेडिंग हो रही है। हैंग सेंग 1.5% ऊपर है। शंघाई में भी 0.1% की मजबूती है। अमेरिका की फ्यूचर्स लाते हैं क्विकली। तो डाउ फ्यूचर्स आज के सेशन में नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स में भी हरे निशान में कारोबार है। 56 अंक ऊपर है डाउ फ्यूचर्स। नेस्डेक फ्यूचर 21 अंक ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ऐसे में अब तक बाजार में हुआ क्या है, बाजार की बड़ी बातें आपके लिए लेकर आते हैं। और बाजार में अब दिन के ऊपरी स्तर देखने को मिल रहे हैं। संकेत विदेशी बाजारों से बेहतर, वहीं से थोड़ा सा रिलीफ आते हुए दिखाई दिया है। 17,000 के ऊपर निफ्टी है, कोशिश कर रहा है 17,100 को पार करने की। आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है बैंक निफ्टी, जहां पर 300 अंकों से ज्यादा की तेजी। 12 में से 9 स्टॉक्स हैं बैंक निफ्टी के जो तेजी में कर रहे हैं ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स 0.5% ऊपर है। खरीदारी कहां पर है, दबाव कहां पर है, पहले बात करेंगे आईटी, एफएमसीजी, रियल्टी। ये वो इंडेक्स हैं जो कि लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कैपिटल गुड्स में खरीदारी है। इसके अलावा गैस स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स और चुनिंदा पावर स्टॉक्स में भी तेजी आज के सत्र में बनी हुई है। गावा साहब नमस्कार, बताइए रिमेनिंग सेशन के लिए आपका आउटलुक। रिकवरी तो दिख रही है, कितनी जाएगी और ऊपर? 17,000 एक अहम सपोर्ट है। गुड आफ्टरनून, बस उसके ऊपर है तो ठीक है। कहां तक जाएगा ऊपर कहना मुश्किल है। 17,200 सिंपल। व्हाट अबाउट बैंक निफ्टी? यहाँ पर 39,500 एक क्रूशियल सपोर्ट लगता है आज के लिए। इसके ऊपर है तो ठीक है, ऊपर जा सकता है 40,000 तक, पॉसिबिलिटी है। जब 39,500 होगा तो एग्जिट ट्रेडिंग बेट बनते हैं ऑन द लॉन्ग साइड, बस इतना कह सकते हैं। ओके चलिए, तो ये सलाह रहेगी निफ्टी बैंक पर। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या हैं गाबा साहब आपकी ओर से? मुझे अपोलो टायर्स अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि कब मिलना चाहिए अपोलो टायर्स में, स्ट्रेंथ नजर आती है। 312 का स्टॉप लगाकर चले, ऑन द अपसाइड 320 पॉसिबिलिटी है। दूसरा आईसीआईसीआई प्रू भी अच्छा लगता है, पोटेंशियल यहाँ पर एक तेजी नजर आती है। 410 का कोई स्टॉप लगाकर चले, थोड़ा वक्त देना चाहिए। 430 पॉसिबल है आईसीआईसीआई प्रू। तो अपोलो टायर्स और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ये दो स्टॉक जहां पर खरीदारी के ट्रेड्स आप इनिशिएट कर सकते हैं। 415 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। वहीं तेजी का ही ट्रेड आप अपोलो टायर्स में भी इनिशिएट
कर सकते हैं, गाबा साहब का सजेशन है। अब दिखाते हैं आपको मिड कैप का इंडेक्स और साथ ही वो स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन है। मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। अब से मैं थोड़ी देर पहले ये बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा था, हरे निशान में था, लेकिन अब तेजी इसमें रिकवरी आई है लोअर लेवल से। वहीं अगर आप स्टॉक्स देखेंगे तो पहले गैस स्टॉक्स की बात करेंगे। सीएलएसए के पॉजिटिव रिपोर्ट का असर गैस स्टॉक्स पर साफ तौर से देखने को मिला है। महानगर गैस, गुजरात गैस, आईजीएल ऑन एन एवरेज 2.5% की तेजी स्टॉक्स में देखने को मिली है। एनबीएफसी स्टॉक्स चले हैं, इसमें मुथूट फाइनेंस, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, एमएस फाइनेंशियल, मैक्स फाइनेंशियल, यहाँ 4.5% तक की तेजी है। 2.5 से 4.5% के मूव देखने को मिले। सेलेक्ट सरकारी बैंक्स भी चल रहे हैं। बाकी अगर बात करें तो केमिकल स्टॉक्स देखिए, यहाँ पर उछाल काफी अच्छा। मंगलम ऑर्गेनिक 8.5% ऊपर, थिरुमलाई केमिकल में 5.5% का मूव, आरती सर्फेक्टेंट 5.5% ऊपर और गुजरात फ्लोरो में 4.5% की तेजी है। अपैरल स्टॉक्स यहाँ खरीदारी है, रूपा इन कंपनी, डॉलर इंडस्ट्रीज, मॉन्टे कार्लो, लक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ 5.5% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। फार्मा का हाल दिखाएंगे, यहाँ आपको इंडेक्स तो फ्लैट दिखेगा लेकिन स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी है। आरती ड्रग्स, सीक्वेंट साइंटिफिक, ग्लैंड फार्मा, ग्रैन्यूल्स 2.5% से 5.5% तक की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। आईटी स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जो कि दबाव में है। एल&टी टेक सर्विसेज 2% नीचे है, साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम में 0.25% की गिरावट है। एल&टी टेक सर्विसेज 2% नीचे, रामको सिस्टम्स और केपीएटी टेक में 1% तक की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है। तो ये है मिड कैप्स का हाल आज के सेशन में, जहां पर आईटी में प्रेशर है, बाकी कई पॉकेट्स है जहां पर अच्छी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली है। गाबा साहब, गैस स्टॉक्स, आईजीएल खासतौर से क्या राय है आपकी? आईजीएल देखता हूं मैं, लगता है कि अपमूव मिलना चाहिए। काफी दिनों, 2 दिन से एक अपमूव मिला है, पॉसिबल है कि कंटिन्यू 450 पॉसिबल है। टारगेट स्टॉप होगा 435 का। आईजीएल यस, अपमूव मिल सकता है। ओके, डे हाई पर आईजीएल ट्रेड करते हुए 440 के लेवल्स पर आज के सेशन में, और 3% से ज्यादा की मजबूती स्टॉक में फिलहाल दिखाई दे भी रही है। एक राय ले लेते हैं, फार्मा में कई स्टॉक्स हैं जो तेजी में आज कारोबार कर रहे हैं। ग्लैंड फार्मा में मोमेंटम ठीक ठाक है। इसके अलावा एक स्टॉक है आरती ड्रग्स का, इस पर भी एक राय ले लेते हैं गाबा साहब की। 5.5% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और इसमें 388 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। गाबा साहब, आज ही नहीं चला है, इनफैक्ट पिछले 4 सेशन से लगातार चला ये स्टॉक। क्या राय है आपकी आरती ड्रग्स पर? इनफैक्ट वीक है, क्लैरिटी नहीं है आरती ड्रग्स में, साइडवेज जोन है। बेस्ट अवॉइडेड, ब्यूटीफुल स्टॉक अवॉइड करने के लिए बस। ओके, चलिए, तो आरती ड्रग्स 20 रुपए ऊपर फिलहाल, 5.5% ऊपर 388 के लेवल्स पर, लेकिन ट्रेड लेने की सलाह नहीं है गाबा साहब की ओर से। और अगर मार्केट्स की बात करें तो स्ट्रेंथ तो बनी है, लेकिन कितनी टिकेगी काफी हद तक इस पर भी निर्भर करेगा कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग हो रही है उसमें क्या आउटकम निकल कर आएगा, और उस मीटिंग आउटकम या फिर स्टेटमेंट से कैसे रिएक्ट तमाम ग्लोबल मार्केट्स करते हैं। तो बाजार की नजर अब आज से शुरू होने वाली फेडरल रिजर्व की 2 दिन की मीटिंग पर रहेगी। क्या अनुमान है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी मौजूद है। नीरज जी, सबसे पहले तो ये बताएं, कल देर रात फेड क्या फैसला ले सकता है, जिस तरीके का माहौल है उस बीच में क्या क्या ऑप्शंस फेड के पास हैं? देखिए, फेड के पास 3 ऑप्शंस हैं जिस पे वो फैसला ले सकता है। पहला ऑप्शन तो ये है कि वो ब्याज दर बढ़ाएगा, तो 2 उसके ऑप्शन हो सकते हैं, एक 0.25% और एक दूसरा ऑप्शन है 0.5%, और तीसरा ऑप्शन है कि वो उसको स्किप करे। ये 3 ऑप्शन इसलिए आए हैं क्योंकि अभी जो पूरा बैंकिंग संकट हुआ उसकी वजह से तीसरा ऑप्शन उसमें आ गया कि एक पॉज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर और ज़्यादा ब्याज दरें बढ़ेंगी तो बैंकों को बड़ी मुश्किल हो सकती है, उनके पास लिक्विडिटी का क्रंच आ सकता है। लेकिन थोड़ा और पहले चलें, अगर 10 दिन पहले, तो ये पूरा मूड माहौल बन गया था कि 0.5% की ब्याज दर बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है, कोर इन्फ्लेशन स्टिक कर रहा है। लेकिन 0.5 से अचानक से पॉज पे आए लोग जब बैंकिंग संकट आया, लेकिन अब बैंकिंग संकट थोड़ा थोड़ा संभल रहा है तो 0.25 की चर्चा शुरू हो गई है। तीनों ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, लेकिन जो सिचुएशन का एनालिसिस अगर आप करेंगे तो उसमें ऐसा लगता है कि फेड ये रिस्क शायद ना ले कि वो स्किप कर दे, और वो ये भी रिस्क नहीं लेगा कि 0.5% बढ़ाए, जिससे दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन में मुश्किल खड़ी हो जाए। तो 0.25% की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर 0.5% बढ़ाएंगे तो बाजार के लिए बहुत ही नेगेटिव होगा और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बैंकों को और ज़्यादा नुकसान होगा, स्टॉक मार्केट पूरा गिर सकता है। अगर वो नहीं बढ़ाते हैं, बिल्कुल स्किप कर जाते हैं, तो मार्केट हो सकता है उसको थोड़े समय के लिए रिजॉइस करे, लेकिन इन्फ्लेशन फिर बहुत तेज़ी से पलट के आएगा और ये भी एक तरीके से मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाएगा फिर आने वाले समय में। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम को छोड़ करके फेड हो सकता है बीच का एक रास्ता ले 0.25%, जो कि रीजनेबल भी लगता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में मदद भी करेगा।
तो फिलहाल की स्थिति में 0.25 बेसिस पॉइंट का हाइक मोस्ट लाइकली नजर आ रहा है, लेकिन क्या डिसीजन आउटकम होगा, क्या स्टेटमेंट्स आएंगे, वो तो इंपॉर्टेंट होंगे ही। लेकिन नीरज जी, ये जो फिलहाल की स्थिति जो बनी है वो पूरी बैंकिंग संकट के इर्द गिर्द घूमती है, इसको भी समझना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये संकट कैसे इमर्ज हुआ, क्या यहाँ से, क्योंकि ये चिंताएं काफी हावी हो रही हैं कि क्या बैंक्स कोलैप्स करेंगे, यूके बैंक्स पर भी इसका असर दिख रहा है। तो एग्जैक्टली ये पूरा संकट जो इमर्ज हुआ है, इसमें विलन है कौन? विलेन से पहले एक बार हमको ये समझना चाहिए कि बैंकिंग संकट दरअसल है क्या। देखिए, आमतौर पे जो बैंक का संकट होता है कि एनपीएस बढ़ जाते हैं, एसेट खराब होते हैं और डिफॉल्ट होने लगते हैं, तो फिर बहुत बड़ी संकट खड़ी होती है। दूसरा संकट ये होता है कि बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, यानी उनके पास कामकाज करने के लिए पैसे नहीं है क्योंकि डिपॉजिट निकल रहा है या अलग अलग रीजन से। तो इस बार का संकट जो है वो लिक्विडिटी का संकट है, ना कि एसेट क्वालिटी खराब होने। क्योंकि आपने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि किसी बायर ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, किसी बॉन्डर ने डिफ़ॉल्ट किया। डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है, लिक्विडिटी का संकट खड़ा हुआ। लिक्विडिटी संकट क्यों खड़ा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो ये एक रियायत है कि एनपीए का दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की दिक्कत इसलिए हुई कि लगातार जो ब्याज दरें बढ़ी हैं उसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बहुत ऊपर गई। तो जो अलग अलग टाइम फ्रेम के बॉन्ड थे, 2 साल वाला, 10 साल वाला, 30 साल वाला, 6 महीने, 3 महीने, इन बॉन्ड की यील्ड में बहुत बड़ा डिवीज़न आया। और जो छोटे टाइम फ्रेम के बॉन्ड थे उनकी यील्ड बहुत ऊपर गई, क्योंकि लोगों को ऐसा लगा कि अब ब्याज दरें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली, तो नए टाइम फ्रेम के ज़्यादा ब्याज वाले बॉन्ड आएंगे। उसकी वजह से इन बॉन्ड की यील्ड बढ़ी, इन बॉन्ड में बिकवाली शुरू हुई। तो इससे जिन बैंकों ने इन बॉन्ड में पैसा लगा रखा था डिपॉजिट का, उसकी वजह से उनको मार्क टू मार्केट नुकसान होने लगा, क्योंकि वो होल्ड टू मैच्योरिटी तक वेट नहीं कर सकते थे। इसकी वजह से बैंकों को कुछ अपने बॉन्ड एसेट बेचने पड़े नुकसान करके, क्योंकि उनको एमटीएम भरना था, एक रीज़न। दूसरा, जब ब्याज दरें बहुत बढ़ने लगी तो जिन लोगों के पैसे जमा थे, बिजनेसमैन के या स्टार्टअप वालों के, उन लोगों ने अपने पैसे विड्रॉ करने शुरू किए। तो एक तरफ से विड्रॉ शुरू हुआ और दूसरी तरफ से एमटीएम लगा। तो दोहरी मार जब बैंकों में पड़ना शुरू हुई तो और ज़्यादा बिकवाली होने लगी। इससे क्या हुआ कि एक ऐसी परिस्थिति बनी कि उन बैंकों के पास पैसे नहीं बचे, क्योंकि डिपॉजिट आ नहीं रहे थे और कैश की दिक्कत आने लगी। तो ये इसको कहते हैं लिक्विडिटी की क्राइसिस, ना कि डिफ़ॉल्ट की क्राइसिस। ये संकट खड़ा हुआ और इसीलिए बैंक मुश्किल में फंसने लगे और तमाम बैंकों ने इसको किया। अब ब्याज दरें क्यों इतनी बढ़ी? ब्याज दरें इसलिए इतनी बढ़ी क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई थी। महंगाई 9% के पार चली गई थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक ही तरीका है कि आप ब्याज दर बढ़ाएं। महंगाई दो ही तरीके से बढ़ती है, तो डिमांड के थ्रू बढ़ती है या सप्लाई क्रंच के थ्रू बढ़ती है। इस बार भी डिमांड के थ्रू कम थी, सप्लाई क्रंच के थ्रू ज़्यादा महंगाई बढ़ी। उसकी वजह से ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी फेड को, तो इसलिए ब्याज दरें बढ़ी। अब महंगाई क्यों बढ़ी, यहाँ पे आपको असली गुनाहगार समझ में आएगा। महंगाई जो बढ़ी पूरी दुनिया में, खासतौर पे अमेरिका में, वो इसलिए बढ़ी कि आप अब से 2 साल पहले जाइए तो जो $55-60 का क्रूड था वो पहुंच गया $125 पे। तो एक तो पूरी दुनिया में एनर्जी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ी, और उसका स्पाइरल इसलिए हुआ क्योंकि उसी समय कोरोना भी आया, जिससे बहुत हद तक सप्लाई डिसरप्ट हुई और तमाम प्रोडक्ट की, तमाम कमोडिटीज़ की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। इसी बीच में एक युद्ध भी शुरू हो गया रूस और यूक्रेन के बीच, तो सप्लाई में और ज़्यादा डिसरप्शन शुरू हुआ। तो ये जब सप्लाई डिसरप्शन शुरू हुआ, कीमतें बढ़ना शुरू हुई, बेइंतहा बढ़ना शुरू हुई, क्योंकि ये सप्लाई क्रंच की वजह से हो रहा था। तो बैंकों के पास, सरकारों के पास एक ही तरीका था कि इसमें और पैसा लोगों के हाथ में है जिससे वो उस महंगी चीज़ को खरीद सकें। तो अमेरिका ने तमाम और सेंट्रल बैंक से नोट छापना शुरू किया और खूब लिक्विडिटी सिस्टम में पंप कर दी, सस्ती दरों पे ब्याज दर देना शुरू कर दिया। बहुत सारा पैसा सिस्टम में आ गया। जब पैसा सिस्टम में आ गया तो महंगाई बढ़ने लगी, क्योंकि सप्लाई क्रंच थी। महंगाई बढ़ते 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 काफ़ी बढ़ी और धीरे धीरे सप्लाई ईज होने लगी। तो लगा कि शायद महंगाई थोड़ी कम होगी, लेकिन इसी बीच एक और चीज़ हुई। थर्ड फेज़ जब आया चाइना में कोरोना का, तो वहाँ से सप्लाई और बुरी तरीके से रुकी। तो ये जो थर्ड राउंड वाला आया ना, इसने सबसे ज़्यादा मुश्किल खड़ी करी, क्योंकि सप्लाई बुरी तरीके से डिसरप्ट हो गई। तो जब एक बार सप्लाई डिसरप्ट हो जाती है और महंगाई ऊपर चले जाती है और आपके हाथ में बहुत पैसे आ जाते हैं खर्च करने के लिए, तो महंगाई को लाना मुश्किल होता है, क्योंकि जो कोर इन्फ्लेशन है अदर देन एनर्जी और फूड, वो एक बार ऊपर चली जाती है। तो इस पूरे संकट को अगर आप देखें तो एक वाइसेस सर्कल बनता चला गया कि महंगाई बढ़ी तो ब्याज दरें बढ़ी, तो फिर डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। तो वो पूरा एक चक्र बनता हुआ चला गया। उस चक्र को तोड़ने में ये बैंक नाकाम रहे,
ना फेड नाकाम रहा और सरकारें भी नाकाम रही। अब इसमें अगर आपको गुनाहगार तय करना है तो मैं ये कहूंगा कि फेड बिल्कुल भी इसका जिम्मेदार नहीं है। इसके जिम्मेदार परिस्थितियां और वो सरकारें हैं जिन्होंने बेइंतहा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर नोटें छापी और लोगों के हाथ में दी, जिसकी वजह से आज हम इस समस्या से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, और यही वजह भी है कि भले ही हमने ट्रबल्ड लैंडर्स के लिए वेरियस रेस्क्यू पैकेजेस आते हुए देखे, इस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर तमाम जो गवर्नमेंट्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, वो एश्योरेंस दे रहे हैं, लेकिन डर अभी भी हावी है कि क्या ये एक और फाइनेंशियल क्राइसिस की शुरुआत तो नहीं। शुक्रिया नीरज जी, ये तमाम सरल भाषा में समझाने के लिए कि एग्जैक्टली ये संकट है क्या, कैसे इमर्ज हुआ और क्या परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से ये पूरी सिचुएशन क्रिएट हुई है। शुक्रिया आपका। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे बातचीत, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी आप लेकर आएंगे। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और अब बात करेंगे बारिश अपडेट की। दरअसल बेमौसम बरसात के बाद अब सूखा किसानों की परेशानी बढ़ा सकता है। इस साल अल नीनो होने की संभावना काफी मजबूत हो गई है। पेरू कोस्ट पर तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक बढ़ गया है। इसी पर और बातचीत डिटेल्स के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता असीम मनचंदा मौजूद हैं। तो असीम, बताइए क्या स्थिति बन रही है? एक तरफ तो ओलों ने किसानों की परेशानी बढ़ाई है और अब सूखे का भी डर। जी सही कहा आपने। अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो देश में लगातार बारिश हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, जिसके चलते किसानों की खड़ी फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन आगे चल करके सूखा भी किसानों की परेशानी को बढ़ा सकता है। खासतौर पे कि अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूं तो भारत में मानसून लगातार सामान्य रहा है, लेकिन इस साल जो मौसम वैज्ञानिक हैं ग्लोबली और लोकली, वो अल नीनो को प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इस साल अल नीनो रहेगा। इसका मतलब है कि इस साल सूखा पड़ सकता है। अगर मैं सोमवार की बात करूं तो सोमवार को पेरू कोस्ट में जो सी सरफेस टेम्परेचर से 4 डिग्री का एनोमलीज टेम्परेचर में देखने को मिली, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि इस बार अल नीनो होगा और इससे सूखा पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर किसानों की यहाँ से परेशानी बढ़ सकती है। जो भी रिजर्वेयर्स है उसमें पानी की मात्रा में कमी आ सकती है, ग्राउंड वाटर जो है वो भी कम हो सकता है और उसके साथ साथ जो चारे के दाम है वो भी बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने इसको लेकर के कंटीजेंसी प्लान बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, ताकि अगर इस तरह की कोई स्थिति है तो उससे निपटने के लिए सरकार तैयार हो। तो इस बार सूखा और बेमौसम बारिश दोनों किसानों की परेशानी बढ़ाने में लगे हुए। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो सूखे की चिंता हावी होना शुरू हो गई है। किसानों को भारी मार ऑलरेडी इस बेमौसम बारिश से पड़ी है। कई राज्य हैं, कई रीजन्स हैं जहां पर 80-85% फसल को नुकसान पहुंचा है और मार्च महीने के दौरान हालात ऐसे ही बने रहेंगे अगले 1-2 दिन के बाद। अब बात करेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते हमारे साथ हैं एंजल 1 के समीर चौहान, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर और वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल। तीनों ही खिलाड़ियों के अपडेट्स और साथ ही रिटर्न्स की स्थिति आप लेकर आते हैं। पंकज रांदर ने मनप्पुरम फाइनेंस में खरीदारी की कॉल थी, प्रॉफिट बुक की 116 रुपए पर, 130 के हालांकि इनके टारगेट से। टीटी के प्रेस्टीज एक और ट्रेड पंकज के पोर्टफोलियो में, जहां पर इन्होंने एग्जिट के प्रॉफिट्स बुक किए हैं 700 के लेवल्स पर, 770 के हालांकि इनके टारगेट थे, 694 पर फिलहाल कर रहा है ट्रेड। और इसके अलावा तो ये तो अपडेट रही। अब रिटर्न की स्थिति भी दिखा देते हैं कि क्या बनी हुई है। और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से मुनाफे के मीटर में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 7.5% के रिटर्न के साथ, पंकज का पोर्टफोलियो 7% के रिटर्न दे रहा है और समीर चौहान का पोर्टफोलियो 1.5% के रिटर्न दे रहा है, लेकिन लीड कर रहे हैं आशीष क्याल। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के उस पर देखिए हमारा खास शो बेमौसम बारिश से कितना बिगड़ेगा मूड, सेंटिमेंट पर पानी, हमारा खास शो एक छोटी सी ब्रेक के बाद।